रिसर्च डिज़ाइन, देखिए रिसर्च डिज़ाइन को समझने से पहले डिज़ाइन क्या होता है समझिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप सपोज करिए कि आप नया मकान बनवाने जा रहे हो या फिर आप किसी बिल्डर को देखते होंगे तो वो क्या करते हैं, वो अपना नक्शा जो है पहले बनवाते हैं। नक्शा बनवाने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे वो एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, एक डिज़ाइन तैयार करते हैं, जहाँ पे वो बताया जाता है कि किस तरीके से जो है मेन गेट कहाँ पे होगा, रूम कहाँ पे होगा, ड्राइंग रूम कहाँ पे होगा, वॉशरूम किधर होगा, और जो सीढ़ियाँ होंगी ऊपर जाने के लिए वो कहाँ होंगी, दरवाजे कहाँ पे लगेंगे, ईस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, ये पूरी डिटेल जो है उस पूरे नक्शे में दी जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिज़ाइन कहते हैं। डिज़ाइन मतलब क्या हो गया, डिज़ाइन मीन्स से प्लान और ड्राइंग और ब्लूप्रिंट। ये क्या है, एक प्लान है, एक ड्राइंग है, एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे और किस तरीके से घर बनेगा और किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट वहाँ पे पड़ सकती है। तो इसी तरीके से जब रिसर्च कंडक्ट किया जाता है तो वहाँ पे भी डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। डेटा कलेक्शन के टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, सैम्पल साइज चूज़ किया जाता है। तो वो क्या होगा उसकी जो प्लानिंग की जाती है ना, कि कैसे डेटा कलेक्ट करना है, कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, कौन सा टेक्निक यूज़ करना है, उसकी जो प्लानिंग करते हो आप, तो वही चीज़ रिसर्च डिज़ाइन कहलाती है। तो डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन प्रोड्यूस टू शो द लुक एंड फंक्शन और वर्किंग ऑफ ए बिल्डिंग और समथिंग एल्स। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो नक्शा होता है, जो डिज़ाइन होता है, वो ये शो करता है कि किस तरीके से अगर कोई प्रोडक्ट बनेगा तो वो कैसे दिखेगा, कैसे उसके फंक्शंस होंगे, क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स होंगी, कैसे उसकी वर्किंग होगी, वो सारी चीज़ों को आउटलाइन करता है, वो शो करता है। तो सिमिलरली जो रिसर्च डिज़ाइन होता है कि रिसर्च कैसे कंडक्ट करना है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, कितना टाइम चाहिए होगा, कितना फाइनेंस चाहिए होगा, कौन सा टेक्निक यूज़ होगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, वो सारी चीज़ों को क्या करता है, वो प्लान करता है, ब्लू प्रिंट प्रोवाइड करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च डिज़ाइन। क्लियर। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या हो गया, रिसर्च डिज़ाइन इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, कि किस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है, कैसे उसको मेज़र करना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, ये पूरा जो है उसका ब्लूप्रिंट दिखाता है रिसर्च डिज़ाइन। इट इज़ द कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर विद इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड। तो ये क्या है, ये एक आपको जो है फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर बना के दे देता है कि और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप क्या करते हो, आप जो है अपना रिसर्च कंडक्ट करते हो। तो अकॉर्डिंग टू विलियम जिकमंड, इन्होंने इसको डिफाइन किया, क्या कहा कि रिसर्च डिज़ाइन इज डिफाइंड एज अ मास्टर प्लान स्पेसिफाइंग द मेथड एंड प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन। तो जिस भी पर्पस के लिए, जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए जो है आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, एनालाइज करते हो, तो उसमें कौन सा मेथड होगा, कौन सा प्रोसीजर होगा, क्या स्टेप्स होंगे, वो सारी चीज़ों को क्या करता है, उसका एक मास्टर प्लान होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। क्लियर। तो इट हेल्प्स टू डिसाइड अपॉन इशूज लाइक व्हाट, when, where, how much, by what means etc with regards to research study। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है भाई, डिज़ाइन है ना, तो ये आपको बताएगा कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, किस जरिए जो है वो होगा। अब रिसर्च में आपको डेटा कलेक्ट करना है तो डेटा किससे कलेक्ट करना है, डेटा किस इंस्ट्रूमेंट से कलेक्ट करना है और डेटा कब कलेक्ट करना है, ये पूरा आपको रिसर्च डिज़ाइन बता देगा। एनालिसिस करना है डेटा का, तो एनालिसिस का कौन सा टेक्निक होगा, आपको डेटा को ग्राफिकली प्रेजेंट करना है तो बार चार्ट यूज़ करोगे, हिस्टोग्राम यूज़ करोगे या फिर पाई चार्ट यूज़ करोगे, ये आप जो है रिसर्च डिज़ाइन में बता देते हो। तो दैट इज सैम्पलिंग टेक्निक है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करोगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करोगे, ये आप रिसर्च डिज़ाइन में आप बताते हो। सैम्पल साइज कितना होगा, तो ये सारी चीज़ें क्या है, रिसर्च डिज़ाइन आपको जो है उसके लिए एक आउटलाइन, एक जो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको जो है प्रोवाइड कर देता है। क्लियर। रिसर्च डिज़ाइन प्रोवाइड आउटलाइन अबाउट व्हाट द रिसर्चर इज गोइंग टू डू। क्लियर। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है, वो आपको ये बताता है कि रिसर्चर जो है वो क्या करने वाला है इस रिसर्च में। जैसे लोकेशन वेयर स्टडी विल बी कंडक्टेड, यानी कि कहाँ पे स्टडी जो है कंडक्ट की जाएगी। नेचर ऑफ डेटा रिक्वायर्ड, किस टाइप का डेटा आपको रिक्वायरमेंट होगी। सैम्पल डिज़ाइन कौन सा यूज़ किया जाएगा। टाइम पीरियड जो चाहिए वो कितना चाहिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल। फ्रॉम वेयर डेटा विल बी कलेक्टेड, उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा। कौन सा टेक्निक यूज़ किया जाएगा डेटा कलेक्शन के लिए, यानी क्वेश्चनर या इंटरव्यू या फिर ऑब्जर्वेशन। मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस क्या होगा, आप एनोवा करोगे या टी टेस्ट करोगे, एफ टेस्ट करोगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करोगे, डेटा रिप्रेजेंट कैसे करोगे, और वहीं पे टाइप ऑफ रिपोर्ट प्रिपरेशन, कौन से टाइप का रिपोर्ट आप जो है बनाओगे। तो ये सारी चीज़ों को जो है क्या करते हैं, आप प्लानिंग करते हो और उसी को क्या कहते हैं, रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। क्लियर। तो रिसर्च डिज़ाइन ओवरऑल आप बात करें तो कुछ नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक प्लान होता है कि किस तरीके से रिसर्च को कंडक्ट करना है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट उसमें होने वाली है और कौन टास्क कौन परफॉर्म करेगा। तो पूरा एक नक्शा होता है कि किस
किस तरीके से रिसर्च को कंडक्ट करना है। क्लियर। अब बात कर लें कि फीचर ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन, एक अच्छा रिसर्च डिजाइन की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जो रिसर्च डिज़ाइन है वो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का उसके अकॉर्डिंग जो है रिसर्च डिज़ाइन बना है। रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करके आप जो है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहे हो। रिलायबिलिटी, यानी कि जो भी डेटा वहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, जो भी टेक्निक या इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो वो रिलायबल हो, भरोसेमंद हो, उस पर ट्रस्ट किया जा सके। वो ये नहीं कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें, ये नहीं कि आज आप जो है कुछ और रिपोर्ट शो कर रहा है, कल कुछ और रिपोर्ट शो कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैलिडिटी, यानी कि जो चीज़ आप जो है फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो उसी से रिलेटेड वहाँ पे कंटेंट है, वैलिड होना चाहिए। क्लियर। वहीं पे नेक्स्ट है सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। जो डिज़ाइन है, रिसर्च डिज़ाइन है, वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए रिसर्च कंडक्ट करने को लेकर। अब आपने जो है रिसर्च डिज़ाइन बना दिया, उसमें डेटा टेक्निक को आपने बताया नहीं कि डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, ये आपने बताया नहीं, तो ये क्या है, ये गलत हो गया, फिर वो एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन नहीं हुआ। तो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए रिसर्च डिज़ाइन। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप सपोज करें कि आप जो है रिसर्च डिज़ाइन बना लिए, उसके बाद फिर आप जो है अपना काम करना स्टार्ट कर देते हो, रिसर्च कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन अचानक से आपको लगता है कि नहीं, हमें जो डेटा कलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट था, जो हमने क्वेश्चनर डिसाइड किया था, अब हमें जो है इंटरव्यू और फिर ऑब्जर्वेशन मेथड का भी यूज़ करना चाहिए, तो वहाँ पे आप उसको चेंज कर सको, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ लैक ऑफ एरर, यानी कि जो रिसर्च डिज़ाइन है वहाँ पे कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, तो ये एक अच्छा गुड रिसर्च डिज़ाइन होगा। अब बात कर लें कि यूजेस की, तो एक अच्छा गुड रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ क्या है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि पहला इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है कि इट हेल्प्स द रिसर्चर टू कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इन अ गिवन टाइम पीरियड, यानी कि जो भी टाइम पीरियड दिया गया है उसमें जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है रिसर्चर, यानी कि हेल्प करता है। डिज़ाइन आपने बना लिया, अब आप उसको उसके अकॉर्डिंग जो है परफॉर्म करते चले जाइए, आपको कुछ करने की सोचने की जरूरत ही नहीं है। फैसिलिटेट गेटिंग द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द रिसर्च प्रॉब्लम, तो ये क्या है, ये रिसर्चर को हेल्प करता है कि वो जो है बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सके। इट हेल्प द रिसर्चर टू कंप्लीट ऑल द टास्क इवन विथ लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ बेटर वे, तो रिसर्च डिजाइन आप बना लेते हो, जब आप नक्शा तैयार कर लेते हो तो आपको क्या है, आपको जो है आसानी होती है कि आप कम रिसोर्स में भी जो है अपने टास्क को कंप्लीट कर सको एक अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है दैट इज रिड्यूस कॉस्ट, आप जब डिज़ाइन बना लेते हो तो वहाँ पे आपको जो फालतू खर्चे होते हैं वो आपका बच जाता है, और ये जो है रिसर्चर को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको कब कहाँ कैसे क्या करना है। क्लियर। तो एक अच्छा गुड रिसर्च डिज़ाइन है तो आपको ये सारी चीज़ें उससे बेनिफिट होती हैं। तो जो ये रिसर्च डिज़ाइन है ये ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। रिसर्च डिज़ाइन इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, जिसको हम कॉजल रिसर्च डिज़ाइन भी कहते हैं या कॉजल रिसर्च स्टडीज़ भी कहते हैं। वहीं पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन को हम फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी कहते हैं। देखिए एक्सप्लोरेटरी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आप डेटा को एक्सप्लोर करते हो, यानी कि कोई कॉन्सेप्ट है, कोई चीज़ है जिसके बारे में आपके पास नॉलेज नहीं है या फिर किसी उस पर कभी कोई रिसर्च हुआ ही नहीं है, तो आप उसके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो आप क्या करते हो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करते हो। एक्सप्लोर करना यानी कि किसी चीज़ के बारे में और ज़्यादा नॉलेज आपको हासिल करना है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन क्या हो गया कि ये आपको डिस्क्राइब करता है किसी सिचुएशन को, किसी फैक्ट को, किसी चीज़ को, वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है कि क्या है, क्यों है, कैसे है। क्लियर। क्या है, कैसे है, कोई एक्सीडेंट हुआ तो कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ बताता है। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब करता है सिचुएशन को। वहीं पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या है, ये कॉजल रिसर्च होता है, यानी कि क्यों हुआ, अगर कोई चीज़ घटी तो वो क्यों हुई है, उसके पीछे रीजन फाइंड आउट करता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। कॉजल यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, देखिए जो एक्सप्लोरेटरी वर्ड है ये वर्ड बना है एक्सप्लोर से। एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज़ को जानना। आप नॉर्मली कहते हो कि यार कभी हिमाचल नहीं गए, कभी शिमला नहीं गए, चलो घूम के आते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप शिमला को एक्सप्लोर करने जा रहे हो, शिमला के बारे में और जानने के लिए वहाँ पे जा रहे हो कि शिमला में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पे घूमने लायक है, कौन सी राइडिंग है, वो सारी चीज़ें जो है आप वहाँ पे जानना चाहते हो। तो सिमिलरली जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो हिडन फैक्ट्स होते हैं जिनके बारे में नहीं पता होता है उसको जो है यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाता है, यानी कि उसके बारे में जाना जाता है, यहाँ पे नए आइडियाज़ डिस्कवर किए जाते हैं। क्लियर। तो दैट इज़ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, यानी कि जब कभी कोई रिसर्चर जो है किसी हिडन या अननोन फैक्ट्स को या फिर फिनोमेना को अनकवर करने की कोशिश करता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, तो उसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन
कहते हैं या फिर वहाँ पे ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन यूज़ किया जाता है। तो इन दिस टाइप ऑफ डिजाइन रिसर्चर ट्राई टू अनकवर द हिडन unknown facts and phenomenon. It is conducted for research problem when the researcher has no past data or only a few studies or references. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिसर्च, कई बार ऐसे रिसर्च प्रॉब्लम आते हैं जिसपे पहले से कोई रिसर्च हुआ नहीं होता, कोई डेटा उसके लिए अवेलेबल नहीं होता है, या फिर कुछ ही रेफरेंसेस, कुछ ही डेटा अवेलेबल है रेफरेंसेस के लिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन का यूज़ करते हैं। भाई शिमला के बारे में आपको जानना है, अब आप यूट्यूब पे जाते हो, आप गूगल पे जाते हो, पता चलता है कि यूट्यूब या गूगल पे कोई है ही नहीं, शिमला के बारे में कुछ है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, आप खुद चले जाओगे शिमला में और वहाँ पे एक्सप्लोर करके आओगे। दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। मेजर फोकस ऑफ दिस डिजाइन इज टू गेन नॉलेज। तो यहाँ पे जो मेजर फोकस होता है इस डिजाइन का वो क्या है कि नॉलेज को गेन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना है, डिस्कवरिंग न्यू आइडिया, ये जो है इसका मेजर फोकस होता है। क्लियर। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन को हम फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज फॉर्मुलेटिव रिसर्च। अब फॉर एग्जाम्पल तो वैसे हमने आपको समझा दिया कि एक्सप्लोरेटरी का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आप रिसर्च डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। तो फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए जूस बार ऑनर फील्स दैट increasing the variety of juices will enable increase in customers, however he is not sure the and needs more information। तो एक जूस ऑनर को ये लगता है कि अगर वो जूसेस की वैरायटी को बढ़ाएगा तो उससे जो है उसकी कस्टमर्स बढ़ेंगे, लेकिन उसको लेकर वो श्योर नहीं है और साथ ही साथ उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे जूस की वैरायटीज को बढ़ाया जाए। क्लियर। तो वो क्या करता है, इस केस में वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेगा। तो जूस ऑनर क्या करेगा, द ऑनर इंटेंड्स टू कैरी आउट एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टू फाइंड आउट इफ एक्सपैंडिंग their juices selection will enable him to get more customers or there is any other better idea। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जूस ऑनर है उसके पास कोई आइडिया है नहीं, वो श्योर भी नहीं है, उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो क्या करता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करता है कि ये जानने के लिए कि क्या ये जो आइडिया है वो सक्सेसफुल होगा या फिर कोई और बेटर आइडिया है, इसकी बजाय कोई दूसरा आइडिया चूज कर जिससे कि वो कस्टमर उसके बढ़ सकते हैं। तो दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि आप यहाँ पे एक्सप्लोर करते हो और ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हो, कुछ नया आइडिया डेवलप करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन का यूज़ किया जाता है। बात कर लें टाइप ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, तो यहाँ पे जो आपने डेटा के टाइप पढ़े ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, सिमिलरली यहाँ पे भी जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में दो ही मेथड होते हैं, प्राइमरी मेथड और सेकेंडरी मेथड। तो प्राइमरी रिसर्च मेथड में जहाँ पे आप जो है इंफॉर्मेशन गैदर करते हो डायरेक्टली सब्जेक्ट से, यानी कि जो आपके रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं उन्हीं से जाके जो है आप डेटा गैदर करते हो, जैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक हो गया, डेप्थ इंटरव्यू हो गया, एक्सपीरियंस सर्वे हो गया, फोकस ग्रुप हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ये प्राइमरी टेक्निक हो गए। वहीं पे सेकेंडरी रिसर्च मेथड में क्या हो गया, भाई एक्सप्लोर करना है ना, तो एक्सप्लोर कैसे करोगे, या तो खुद चले जाओगे या फिर किसी दूसरे से पूछोगे या फिर ऑनलाइन जाके ढूंढोगे। तो सेकेंडरी रिसर्च मेथड क्या हो गया कि जहां पे आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो प्रीवियसली पब्लिश प्राइमरी रिसर्च से, यानी कि किसी ने पहले से कोई रिसर्च कंडक्ट किया है, आप वो रिसर्च का डेटा उठा लेते हो, तो दैट इज सेकेंडरी रिसर्च। इन सच अ रिसर्च यू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज लाइक केस स्टडीज, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, बुक्स। तो सेकेंडरी रिसर्च मेथड में हम इन सब का यूज करते हैं। तो प्राइमरी में खुद जाके एक सब्जेक्ट से डेटा कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी में ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट कर रखा था उसका यूज कर लेते हैं, तो दैट इज सेकेंडरी रिसर्च मेथड। क्लियर। तो अब यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्वालिटेटिव टेक्निक कहते हैं इनको। तो सबसे पहला है प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो देखिए प्रोजेक्टिव यानी कि प्रोजेक्ट करना। आपने प्रोजेक्टर देखा है, तो प्रोजेक्टर के अंदर जो चीज़ें चल रही होती है वो क्या करता है, वो आपको सामने स्क्रीन पर दीवार पे दिखा देता है। तो सिमिलरली जो इंसान के अंदर जो थॉट्स और जो बिहेवियर, जो थॉट्स हैं या फिर उसके जो ओपिनियंस होते हैं वो निकलवाने के लिए हम प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज़ करते हैं। तो इंडिविजुअल आर आस्क्ड टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड फीलिंग्स ऑन अ सिचुएशन और बिहेवियर। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या होता है कि उनको कोई सिचुएशन दे देते, कोई वर्ड दे देते या फिर कोई पिक्चर दिखा दिया जाता है और उनसे बोला जाता है कि आप अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करिए। क्लियर। तो यानी कि आपके अंदर जो चल रहा है उसको एक्सप्रेस करिए। क्लियर। तो अलाउ रिस्पॉन्डेंट्स टू प्रोजेक्ट देयर सब्जेक्टिव और ट्रू ओपिनियन एंड बिलीव्स ऑन टू अदर पीपल और इवन ऑब्जेक्ट, यानी कि दूसरे पीपल के बारे में उनका क्या मानना है या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लेकर उनका क्या मानना है, उनकी क्या ओपिनियन है, उनका क्या फीलिंग्स है, उसको वो एक्सप्रेस करें। द रिस्पॉन्डेंट्स रियल फीलिंग आर देन इन्फर्ड फ्रॉम व्हाट शी और ही सेज अबाउट अदर। तो फिर उसके बाद जो है जो भी वो कुछ कहता है उसके बेसिस पे जो है उसकी रियल फीलिंग को क्या किया जाता है, जज किया जाता है। क्लियर। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या होता है कि आपके यानी कि जो रिस्पॉन्डेंट्स की ओपिनियन और जो फीलिंग्स होती है, जो कह नहीं सकता है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम कहते नहीं है, तो उस चीज़ को यहाँ पे निकलवाने की कोशिश की जाती है। क्लियर। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप है प्रोजेक्टिव टेक्निक के, जैसे वर्ड एसोसिएशन। तो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि हम सीधे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ही पूछेंगे कि विलेज साफ है, सुथरा है, नहीं, हम आपको क्या करेंगे, एक वर्ड दे देंगे जैसे विलेज। तो अब आपके बारे, आपके माइंड में
विलेज को लेके जो भी ओपिनियन है, जो भी थॉट्स आते हैं, आप उसको एक्सप्रेस करते चले जाइए। सिटी बोल दिया तो सिटी को लेकर जो भी आपके ओपिनियन है, थॉट्स हैं, उसको बोलते चले जाइए, तो वहाँ से हम आपकी रियल फीलिंग को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो वर्ड एसोसिएशन, वर्ड से आपका क्या लेना देना है। सेंटेंस कंप्लीशन, जैसे कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स देखा है, तो जैसे कि है टेकिंग ए हॉलीडे इन द माउंटेन इज, तो हमने क्या किया, आगे छोड़ दिया, तो अब आगे जो है वो जो रिस्पोंडेंट है वो अपने आप जो है वहाँ पे भरेगा कि टेकिंग ए हॉलीडे इन द माउंटेन इज पनिशेबल, एंजॉयबल, या जो भी उसकी थॉट्स होंगे, जो भी उसका ओपिनियन होगा, वो वहाँ पे फिल करता है। इसी तरीके से स्टोरी कंप्लीशन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको आधी अधूरी स्टोरी दी जाती है, उसके बाद फिर आपसे बोला जाता है कि उसको कंप्लीट करिए। क्लियर? तो यहाँ पे भी क्या हो गया, आपके ओपिनियन, आपकी फीलिंग्स जो यहाँ पे आ सकती हैं। नेक्स्ट है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, यानी कि TAT। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं ना, उनको हम बहुत सारे पिक्चर्स दिखाते हैं, सीरीज ऑफ पिक्चर्स दिखाया जाता है। उसके बाद उनसे बोला जाता है कि आप जो है बताइए कि इसमें क्या हो रहा है, पिक्चर्स में क्या हो रहा है, या फिर क्या डायलॉग हो सकता है, क्या बातचीत हो सकती है उनके पीछे। जैसे कि आपने बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ी होंगी, तो मैगजीन्स में क्या होता है कि आपने देखा होगा कॉमिक्स, जो आप पढ़ते थे कॉमिक्स, तो वह फिगर होता है, फिगर में डायलॉग लिखा रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि थीमेटिक परसेप्शन में टेस्ट में क्या होता है कि आपको सिर्फ फिगर दिखाया जाएगा। अब आपको खुद जो है डिसाइड करना है अपने ओपिनियन, अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग कि उसमें क्या हो सकता है, क्या हो रहा है और क्या बातचीत हो सकती है उन सबके बीच में। क्लियर? तो दैट इज थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। तो ये जो है डिफरेंट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स थे। वहीं पे नेक्स्ट जो मेथड है क्वांटिटेटिव टेक्निक, दैट इज डेप्थ इंटरव्यू। तो आपने इंटरव्यू के टेक्निक्स में भी पढ़ा होगा बिजनेस कम्युनिकेशन में। डेप्थ इंटरव्यू में क्या होता है कि यहाँ पे आप गहराई में जाके जो है किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करते हो। जैसे कि आप ED का आजकल आप जो है न्यूज़ अगर देखते होंगे, तो वहाँ पे क्या है कि जिसके ऊपर भी वो लोग केस चलाते हैं, तो उसको बार बार जो है इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। बार बार इंटरव्यू क्यों बुला रहे हैं? ताकि जो है गहराई से हर एक पहलू को वो जान सकें कि क्या चीज़ें हैं, कहीं कहाँ पे वो झूठ बोल रहा है, कहाँ पे वो सच बोल रहा है। तो वो इंटरव्यू लेके, यानी कि वहाँ पे क्या जाता है, भाई उनको बुलाया जाता है, उनसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो क्या हो गया, इंटरव्यू हो गया। तो डेप्थ इंटरव्यू क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पे हर एक छोटी से छोटी चीज़ को इन डिटेल जो है एक इंडिविजुअल से पूछा जाता है। तो डेप्थ इंटरव्यू एक क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक है, जहाँ पे स्मॉल ग्रुप इज इंटरव्यूड ऑन इंडिविजुअल बेसिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्मॉल ग्रुप को 10 से 15, 20, 25 लोगों को हमने चूज़ किया आपके सैंपल साइज के अकॉर्डिंग, और फिर वहाँ पे जो है हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग जो है हम क्या करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। और ये जो इंटरव्यू होता है नॉर्मली लंबा चलता है। आपने देखा होगा कि 8 घंटे पूछताछ हुई, 9 घंटे पूछताछ हुई, तो वो डेप्थ इंटरव्यू कहलाता है। टू एक्सप्लोर देयर पर्सपेक्टिव ऑन ए पर्टिकुलर आइडिया, प्रोग्राम और सिचुएशन। तो यानी कि यहाँ पे इंटरव्यू जो होता है, जो इंटरव्यू लेता है, वो जो रिस्पॉन्डेंट्स होता है उनसे जो है इन डिटेल उनके जो आइडिया, उनके किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रोग्राम या फिर जो आइडिया है उसके ऊपर उनके पर्सपेक्टिव्स को जानने की कोशिश करता है। सपोज कि आपसे पूछा जाता है कि आपको जो है कौन सी कार पसंद है, तो आप कहते हो पंच पसंद है। तो पंच क्यों पसंद है, क्या फीचर्स हैं, क्यों आपको जो है पंच पसंद आई, क्यों नहीं आपको मारुति की पसंद आई, या फिर क्यों आपको जो है कोई दूसरा ब्रांड पसंद नहीं है। तो यानी कि डिटेल में आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दीज इंटरव्यूज आर ऑफन क्वाइट लॉन्ग एंड कैन इन्वॉल्व मल्टीपल इंटरव्यूज विथ वन पार्टिसिपेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि लंबे समय तक, यानी कि ये नहीं कि आप जो गए 5 मिनट 10 मिनट इंटरव्यू के लिया और छोड़ दिया, नहीं। यहाँ पे हो सकता है कि सुबह से लेकर शाम तक आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको आज बुलाया, कल परसों फिर बुला लें। तो डेप्थ इंटरव्यू होता है। वो यहाँ पे जो है नॉर्मली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, ओपन एंडेड, आप जवाब दीजिए जितना लंबा आपको जवाब देना है। सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, यानी कि यहाँ पे पहले से क्वेश्चंस डिसाइड नहीं होते हैं, यहाँ पे आपने जो आंसर दिया उसके बेसिस पे नया क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। क्लियर लिसनिंग होता है और रिकॉर्डिंग ऑफ रिस्पॉन्स, यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है, और साथ ही साथ जो बहुत ध्यान से आपकी बातों को सुना जाता है, क्योंकि आप सामने वाले की बात को सुनेंगे तभी तो उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकेंगे। क्लियर? तो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस का यूज़ किया जाता है, क्लियर लिसनिंग होता है और रिकॉर्डिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज, जो भी रिस्पॉन्स दिया जाता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। दैट इज डेप्थ इंटरव्यू। नेक्स्ट दैट इज एक्सपीरियंस सर्वे। नाम से क्लियर है कि एक्सपीरियंस का सर्वे कर रहे हो, यानी कि बहुत बार ऐसा क्या होता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड जिनके पास नॉलेज है, आप उनके पास जाके उनका सर्वे करते हो, उनसे डेटा कलेक्ट करते हो। आप सपोज करें कि आपको जो है आपने 12th क्लास पास कर लिया, अब आपको जो है ये चूज़ करना है कि आप इंजीनियरिंग करो कि मेडिकल में जाओ या फिर किसी दूसरे स्ट्रीम में जाओ, CA करो। तो आपके पास आप डाउट में हो, तो आप क्या करोगे, इस फील्ड में जो एक्सपीरियंस होगा उसके पास जाओगे। यानी कि हो सकता है कि आप अपने क्लास टीचर के पास चले जाओ, या फिर जो फैकल्टीज़ हैं जो CA कर रहे हैं या फिर इंजीनियर बन चुके हैं, उनसे आप जो उनसे सलाह मशवरा लेते हैं। तो डेट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस सर्वे। एक्सपर्ट और इंडिविजुअल्स हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन ऑन द कंसर्न टॉपिक आर अप्रोच्ड फॉर कलेक्टिंग डेटा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप
किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में जो एक्सपर्ट हो या फिर जो इंडिविजुअल जिसके पास ऑलरेडी उस फील्ड में नॉलेज हो, उसको जो है उसके पास आप जाते हैं और उनसे जो है डेटा कलेक्ट करते हैं। और वहीं पे जब किसी कस्टमर के एक्सपीरियंस को जो है यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है कस्टमर से, तो वो उसको हम कहते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस सर्वे, जहाँ पे एक क्वेश्चनर होता है जो कि कस्टमर को दे दिया जाता है और कस्टमर जो है अपनी फीलिंग्स जो ब्रांड प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में होता है वो उसको एक्सप्रेस करता है। क्लियर। नेक्स्ट है दैट इज फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में क्या है कि यहाँ पे नाम से क्लियर है, फोकस किया जा रहा है, यानी कि आप क्या कहते हो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को सिलेक्ट कर लेते हो और उस पर फोकस करके उन्हीं से जो है आप रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करते हो। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल इज चूजन एंड आर अलाउड टू एक्सप्रेस देयर इनसाइट्स ऑन द टॉपिक दैट इज बीइंग स्टडीज, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है जिस पे भी आप टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो उस टॉपिक को उनको दे दिया जाता है और फिर उन ग्रुप से कहा जाता है कि वो अपने थॉट्स अपने इनसाइट जो है उस टॉपिक पे एक्सप्रेस करें। द इंडिविजुअल्स इन अ फोकस ग्रुप दे शुड हैव कॉमन बैकग्राउंड एंड हैव कंपेरेबल एक्सपीरियंसेस, यानी कि जब भी आप कोई एक ग्रुप बना रहे हो फोकस ग्रुप के लिए तो उनके पास जो है कॉमन बैकग्राउंड होना चाहिए पहली बात, और दूसरा एक्सपीरियंस भी कंपेरेबल होना चाहिए, यानी कि उनके एक्सपीरियंस जर्नी है कि सबके सेम हो, कुछ कम हो कुछ ज़्यादा हो। मॉडरेटर होता है यहाँ पे फोकस ग्रुप में, क्या होता है कि भाई ग्रुप है, ग्रुप में आपस में बैठा हुआ है, बात कर रहा है, अपने ओपिनियंस दे रहे, तो उसको नोट कौन करेगा? तो जो नोट करता है, जो यहाँ पे इंटरव्यूअर होता है कह लीजिए, वो उसको हम कहते हैं मॉडरेटर। वो क्वेश्चंस पूछता है और जो पूरा ग्रुप है वो रिस्पॉन्ड करता है। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, ग्रुप डिस्कशन आप इसको कह सकते हैं। क्लियर। तो फोकस ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद फिर उनसे एक साथ जो है उनके टॉपिक पे आइडियाज़ लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट क्या था यहाँ पे, जो आपने देखा था डेप्थ इंटरव्यू। डेप्थ इंटरव्यू में क्या है, एक एक करके जो है वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है, और फोकस ग्रुप में सबको एक साथ बैठाकर। और वहीं पे लास्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नाम से क्लियर है कि यहाँ पे क्या करते हो कि आप ऑब्जर्व करते हो। आप क्या करते हो, ऑब्जर्व। आपको जो है किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में या कस्टमर की फीड सेटिस्फैक्शन के बारे में जानना है, तो आप कस्टमर को ऑब्जर्व करोगे। क्लियर। आप उससे सीधे जाके पूछोगे नहीं कि आप खुश हो कि नहीं खुश हो, आप क्या करोगे, दूर से ही उसको चाहे पर्सनली ऑब्जर्व कर रहे हो, चाहे किसी कैमरे के द्वारा जो है आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप जो है उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो, वहाँ से फिर डेटा कलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, डन टू ऑब्जर्व अ पर्सन एंड ड्रॉ द फाइंडिंग फ्रॉम द देयर रिएक्शन टू सर्टेन पैरामीटर। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका क्या रिएक्शन है और उनको ऑब्जर्व करके जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है। ऑब्जर्वेशन डन थ्रू ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स। यहाँ पे क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन होता है, या तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप जो यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर खुद खड़े होकर पर्सनली जो है आप ऑब्जर्व कर रहे हो। लेकिन जब खुद खड़े होते हो तो आप दूर से कहीं ऑब्जर्व करोगे, ये नहीं कि उसके पास चले गए। ठीक है। तो देयर इज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द सब्जेक्ट। यहाँ पे जिसको भी ऑब्जर्व कर रहे हो उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। और जो ऑब्जर्वेशन है वो स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं, यानी कि आपको किसको ऑब्जर्व करना है, सारी चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब कि यहाँ पे आपको ये नहीं पता होता कि किसको ऑब्जर्व करना है, आपको रैंडमली जो भी मिलता चला जाता है आप उसको ऑब्जर्व करते हो। डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट में जहाँ पे ऑब्जर्वर खुद जाता है फील्ड में और ऑब्जर्व करता है, और इनडायरेक्ट जहाँ पे वो किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए जो है वो ऑब्जर्व करता है। तो दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। क्लियर। तो ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स थे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन के। बात कर लें यूजेस की, तो देखिए यूजेस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के क्या यूजेस हैं। तो पहली चीज़ तो इन्वेस्टिगेटिंग एन इशू, किसी इशू को इन्वेस्टिगेट करना है तो आप जो है यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे गेन करना है तो आप जो है यूज़ कर सकते हैं गेनिंग इन्फॉर्मेशन। कोई कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करना है तो आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट ट्रेंड्स के बारे में जानना है तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज़ कर सकते हो। तो डिफरेंट यूजेस हैं इसके। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, देखिए डिस्क्रिप्टिव नाम में ही क्लियर है कि डिस्क्रिप्टिव मतलब कि क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है। तो ये रिसर्च डिज़ाइन का फोकस किस पे होता है कि ये किसी भी फिनोमेना, किसी भी सिचुएशन, किसी भी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है, क्या हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, इस चीज़ को बताता है। लेकिन क्यों हुआ है ये नहीं बताता। ये बस आपको जो भी चीज़ घटना घटी है उसके बारे में डिस्क्राइब कर देगा कि इतने बजे यहाँ पर जो है ये घटना घटी है। तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव। ए टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन दैट एम्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन टू सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब ए फिनोमिना, सिचुएशन और पॉपुलेशन। तो यहाँ पे क्या है, इस रिसर्च डिजाइन में किसी भी फिनोमिना, सिचुएशन या पॉपुलेशन को सीधा डिस्क्राइब कर दिया जाता है। एम्स टू ऑब्जर्व, डिस्क्राइब एंड डॉक्यूमेंट द फिनोमिना और सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसके ऊपर भी स्टडी करनी है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उससे डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उसको फिर डॉक्यूमेंटेशन यानी कि रिपोर्ट बना दी जाती है। इट हेल्प्स आंसर द व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द रिसर्च प्रॉब्लम रेदर देन वाई। तो ये क्या है, इस टाइप के रिसर्च डिजाइन जो होते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होते हैं, ये जो है डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि क्या हुआ है, व्हाट कब हुआ है, व्हेन
वेयर यानी कहाँ हुआ, एंड हाउ कैसे हुआ। लेकिन क्यों हुआ है ये चीज़ जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन नहीं बताता है। देखिए एक्सप्लोरेटरी में क्या था कि वो एक्सप्लोर करता है, वहाँ पे जो है जो हिडन फैक्ट्स होते हैं उसको भी आप जो है अननोन फैक्ट्स को जो है आप डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, जो भी फिनोमेना सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल जो तीसरा रिसर्च टाइप रिसर्च डिजाइन टाइप होता है, वहाँ पे क्यों हुआ है, क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है, वो आप फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन कब यूज होता है, जब आपको डिस्क्राइब करना हो किसी भी सिचुएशन को, किसी भी फिनोमेनन को। क्लियर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जांपल क्या है, हाउ मच टाइम डज एन एवरेज टीनेजर स्पेंड ऑन वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। अब किसी कंपनी को ये जानना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो टीनेजर्स हैं वो कितना टाइम व्यतीत करते हैं। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है कि कितना टाइम व्यतीत कर रहे हैं, हाउ मच। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है या फिर ये डिस्कवर करने की कोशिश नहीं की जा रही है कि क्यों ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो है टाइम व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कितना टाइम व्यतीत कर रहे हैं, तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। इसी तरीके से दूसरा है फ्रॉम वेयर कस्टमर परचेज देयर एफएमसीजी गुड्स, मॉल, मॉम एंड पॉप शॉप यानी कि किराना स्टोर या फिर सुपरमार्केट से। यानी कि किसी कंपनी को जानना है कि जो कस्टमर होते हैं वो अपने जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो सुपरमार्केट से जाके परचेज करते हैं, जैसे कि आपका स्पेंसर हो गया या फिर बिग बास्केट हो गया, वहाँ से जाके परचेज करते हो, या फिर आप आसपास के जो किराना स्टोर होते हैं वहाँ से परचेज करते हो, या फिर मॉल में जाते हो। तो ये क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है। यहाँ पे आपको जो है जो फैक्ट्स है वो आपको जो है क्लियरली डिफाइन कर देते हैं, दैट्स इट। क्लियर। तो जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्या होता है, यहाँ पे नाम से क्लियर है कि क्रॉस सेक्शनल यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे किसी एक सैंपल से आप जो है डेटा कलेक्ट करते हो, तो वो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहलाता है। डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ए पॉपुलेशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। और यहाँ पे क्या होता है, सैंपल्स डिफरेंट होते हैं। क्लियर। अब सपोज कि आपने जो है एक सैंपल चूज किया जिसमें कि आपने एक मेल कैंडिडेट और एक फीमेल कैंडिडेट को आपने रखा हुआ, ये आपका सैंपल हो गया, और आप जो है उससे आज की डेट में जो है डेटा कलेक्ट करते हो, तो इस टाइप के रिसर्च को हम क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहते हैं। यानी कि डिफरेंट सैंपल्स का यूज करके डेटा आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कलेक्ट करते हो, तो दैट इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्लियर। एक ही बार कलेक्ट करोगे, ये नहीं कि दोबारा उसी सैंपल से आओगे और दोबारा से डेटा कलेक्ट कर लोगे उसी सैंपल से, तो ये क्रॉस सेक्शनल नहीं होता, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, जो कि दूसरा टाइप है। तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या होता है कि डेटा इज कलेक्टेड रिपीटेडली फ्रॉम द सेम सैंपल ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपने पहली बार सैंपल चूज किया उसी सैंपल से आप जो है बार बार जो है मंथली ईयरली जो है आप जो है डेटा कलेक्ट करते रहते हो, तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं। क्लियर। सेम सैंपल होता है, यहाँ पे क्या होता है कि सेम सैंपल होता है लेकिन टाइम क्या होता है, अलग अलग होता है। आप सपोज करें कि आपने एक फैमिली चूज किया और उस फैमिली का जो है आप बाइंग बिहेवियर जानना चाहते हो, तो आपने क्या किया कि हर महीने उस फैमिली के पास जाते हो और जो है आप उसके बाइंग बिहेवियर को जो है स्टडी करते हो, तो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। एक ही फैमिली है, उसी से बार बार आप जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हो लॉन्गिट्यूडनल, अलग अलग टाइम पीरियड पे, लेकिन अलग अलग फैमिली से अलग अलग टाइम पे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज क्रॉस सेक्शनल। क्लियर। तो क्रॉस सेक्शनल में एक ही टाइम पे एक सैंपल से आप डेटा कलेक्ट करते हो, लॉन्गिट्यूडनल में एक ही सैंपल से अलग अलग टाइम पे जो है आप डेटा कलेक्ट करते हो, तो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसके यूजेस की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ ये जो है ये सोशल प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, हाईलाइट करता है, रियल लाइफ सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप होते हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, तो आप आसानी से रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नॉलेज किसी की चीज़ के बारे में एक्वायर करना है, आप नॉलेज गेन कर सकते हो। तो यानी कि डिफरेंट यूजेज हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, आपने एक लाइन सुनी होगी कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, यानी कि कोई घटना घटती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। सपोज़ कि आप जो है कार लेके जा रहे थे, कार पंक्चर हो जाती है, तो उसके पीछे वजह क्या हो सकती है कि कार में जो है कील चुभ गई और जो है वो कार पंक्चर हो गई। तो कील क्या हो गई, वो वजह हो गई, कॉज हो गया, और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि टायर पंचर हो गया। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, कॉजल रिलेशनशिप कहते हैं, फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। यानी कि किसी की वजह से किसी दूसरी चीज़ में जब कोई चेंज हो जाता है तो उसी रिलेशनशिप को हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। तो एक
causal relationship exists when one variable in a data set has a direct influence on another variable। यानी कि जब कोई एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, तो उसके बीच में हम क्या कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ऑल्सो नॉन एज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब भी गर्मी बढ़ती है, समर सीजन आता है, वार्म अप वेदर होता है, तो उस वक्त एसी और कूलर का जो सेल होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया कि गर्मी का सीजन आया यानी कि वार्म अप वेदर हुआ तो वहाँ पे एसी और कूलर की सेल जो है वो बढ़ जाती है। तो दैट इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है ना, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ही इन्वेस्टिगेट करता है, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने में, इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या हो गया, ए रिसर्च मेथड यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, अभी जैसे आपने देखा कि वार्मर वेदर है तो एसी और कूलर की सेल बढ़ जाती है, तो जो वार्मर वेदर क्या हुआ वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जो एसी और कूलर की सेल क्या हो गई, वो डिपेंडेंट हो गई। क्यों? क्योंकि एसी और कूलर की सेल बढ़ रही है, वो किस पे डिपेंड है, वार्मर वेदर पे। वार्मर वेदर जो है वो एसी कूलर पे डिपेंड नहीं है। वार्मर वेदर वो मौसम है अपना, कभी ठंडी कभी गर्मी का सीजन आएगा, लेकिन जो एसी और कूलर की सेल है वो वेदर पे डिपेंड है। क्लियर? तो इसलिए जो एसी कूलर है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जो वार्मर वेदर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन यूज किया जाता है। यूज टू डिटरमाइन ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। रिसर्च कंडक्टेड विद अ साइंटिफिक अप्रोच यूजिंग टू सेट्स ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे जो रिसर्च कंडक्ट किया जाता है वो साइंटिफिक अप्रोच का यूज करके कंडक्ट किया जाता है, जहाँ पे दो सेट्स ऑफ वेरिएबल का यूज किया जाता है, जो कि आपने ऊपर देखा, दैट इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करिए कि एक रिसर्चर है, वो चाहता है एग्जामिन करना इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन कस्टमर डिमांड, यानी कि कस्टमर डिमांड पे एडवर्टाइजमेंट का क्या इफेक्ट होता है। क्लियर? इसको एग्जामिन करना है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करती है। क्लियर? और इसी को जो है एग्जामिन करना है। तो यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दो ग्रुप जो है सिलेक्ट कर लिए जाएंगे, यानी कि सपोज है कि 10 से 12 कस्टमर का एक ग्रुप बना लिया और दूसरा ग्रुप जो है 10 से 12 कस्टमर का बना लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रुप ऐसा होगा जिसको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा, और वहीं पे दूसरा ग्रुप क्या होगा जिसको एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाया जाएगा। तो जिस ग्रुप को एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है उसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, वहीं पे जिस ग्रुप को एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। तो जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है ये दोनों टर्म्स मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है तो यहाँ पे दो ग्रुप हमने सेलेक्ट कर लिए। एक ग्रुप को जो है हम यानी कि एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, उसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, जिस पे ट्रीटमेंट दी जाती है। और सेकंड ग्रुप कौन होता है, वो कंट्रोल ग्रुप होता है, जिसको जो है कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, यानी कि उसको हम उसको जो है हम एडवर्टाइजमेंट नहीं शो करते हैं। क्लियर? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, दोज वेरिएबल व्हिच अफेक्ट द अदर वेरिएबल्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वहीं पे दोज वेरिएबल व्हिच गेट अफेक्टेड बाय द अदर वेरिएबल आर कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसा कि हमने एग्जांपल उसका देख लिया, आप यहाँ पे एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि इन अ स्टडी टू डिटरमाइन वेदर हाउ लॉन्ग अ स्टूडेंट स्लीप्स अफेक्ट टेस्ट स्कोर, यानी कि एक स्टडी कंडक्ट करनी है जहाँ पे हमें ये देखना है कि स्टूडेंट कितना ज़्यादा सोता है और उसका टेस्ट स्कोर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे द इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, लेंथ ऑफ टाइम स्पेंट स्लीपिंग, और वहीं पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, टेस्ट स्कोर, यानी टेस्ट स्कोर स्लीपिंग पे जो है कितनी देर तक सो रहा है, कितनी देर तक नहीं सो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट की जो टाइमिंग है सोने की, और डिपेंडेंट वेरिएबल उसका टेस्ट स्कोर। क्लियर? वहीं पे दूसरा टर्म है जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में यूज किया जाता है, दैट इज कॉन्कोमिटेंट वेरिएबल। कॉन्कोमिटेंट वेरिएबल यानी कि इसको हम कोवेरिएट भी कहते हैं। तो ये क्या है, इट इज अ वेरिएबल व्हिच वी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर रिसर्च और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बट वी कैन नॉट कंट्रोल इट एंड इट इज नॉट द फोकस ऑफ आवर एनालिसिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार जब रिसर्च होता है, स्टडी होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको वेरिएबल मिल जाते हैं जो कि जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, साथ ही साथ वो जो है आपका एनालिसिस का फोकस नहीं होता है उन पे, तो उनको हम कॉन्कोमिटेंट वेरिएबल कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे समझिए कि कोई रिसर्चर है, वो दो मेडिसिन का जो है इम्पैक्ट जानना चाहता है ब्लड प्रेशर पे, बीपी पे। तो अब यहाँ पे कॉन्कोमिटेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, डाइट और स्मोकिंग हैबिट। अब ये डाइट और स्मोकिंग हैबिट ये भी जो है ब्लड प्रेशर पे इनका इम्पैक्ट होता है, तो आपका मेडिसिन इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कैसे पता चलता है। तो कॉन्कोमिटेंट वेरिएबल कहते हैं उसको, जहाँ पे जो
ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि कंट्रोल करना उनको पॉसिबल नहीं होता है, और वो जो है आपकी स्टडी का फोकस भी नहीं होते हैं। वहीं पे नेक्स्ट जो टर्म यूज़ होता है वेरिएबल, ये होता है दैट इज़ मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या होता है? ए वेरिएबल दैट कैन स्ट्रेथन, डिमिनिश, निगेट और अदरवाइज एल्टर द एसोसिएशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो एसोसिएशन होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसको या तो और मजबूत कर देगा, या तो खत्म कर देगा, या तो नेगेटिव में लेके जाएगा, या फिर उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज लाएगा। यानी कि 10 डिग्री का था तो वहाँ पे अब 20 डिग्री हो जाएगा। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल कहते हैं, जो कि दोनों के बीच के रिलेशनशिप को क्या करता है? चेंज करता है, मॉडरेट करता है। मॉडरेटिंग वेरिएबल्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, यानी कि कहीं पे पॉजिटिव रिलेशन था तो उसको नेगेटिव रिलेशनशिप भी कर सकता है मॉडरेटिंग वेरिएबल की वजह से। अब सपोज करिए कि आप जो है चेक करना चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय है जितने घंटे काम करता है, अगर ज़्यादा घंटे काम करेगा तो ज़्यादा यूनिट्स बिल्ड करेगा। क्लियर? आपने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना चाहा कि ज़्यादा घंटे काम करने से क्या ज़्यादा यूनिट्स बिल्ड होंगे, तो वहाँ पे आपको लगता है कि सिर्फ यही रिलेशनशिप होगा? नहीं, यहाँ पे फंक्शनिंग इक्विपमेंट जो है, इक्विपमेंट जो मशीनरी यूज़ किया जा रहा है उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई आप ज़्यादा घंटे काम करो लेकिन अचानक से ब्रेकडाउन हो गया, मशीन खराब हो गई, 2-3 घंटे मशीन ही खराब हो गई, तो वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा कहाँ होगा? तो यानी कि कहीं ना कहीं इन्हें मॉडरेटिंग वेरिएबल ने क्या किया? रिलेशनशिप को चेंज कर दिया। यानी कि ज़्यादा घंटे काम करोगे लेकिन मशीन काम नहीं की तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। क्लियर? वहीं पर अगर मॉडरेटिंग वेरिएबल नहीं होता तो ज़्यादा घंटे काम करते तो ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करते, लेकिन मॉडरेटिंग वेरिएबल के होने की वजह से कि इक्विपमेंट खराब हो गया तो वहाँ पे क्या हो गया? रिलेशनशिप चेंज हो गई, तो मॉडरेटिंग वेरिएबल कहते हैं। इसी तरीके से एक वेरिएबल होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल यानी कि एक्स्ट्रा वेरिएबल होता है। एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल इज एनी फैक्टर दैट कैन अफेक्ट एन एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या करता है? ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, उसको इंपैक्ट डालता है एक्सपेरिमेंट जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है। सपोज कि आप जो है ट्रेनिंग और एवरेज पॉइंट पर गेम के बीच में जो है आप स्टडी करना चाह रहे हैं, कि रिसर्च स्टडी करते हैं जहां पे आप ये जानना चाहते हैं कि पर घंटे ट्रेनिंग से क्या एवरेज पॉइंट पर गेम का कोई रिलेशनशिप है। यानी ट्रेनिंग ज़्यादा करेंगे तो एवरेज पॉइंट पर गेम बढ़ेगा, ट्रेनिंग कम करेंगे तो एवरेज पॉइंट पर गेम घटेगा। तो आप इसके बीच में रिलेशनशिप जानना चाहते हैं। तो बट ऑब्वियस होता है कि ट्रेनिंग अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपका एवरेज पॉइंट पर गेम बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी होता है जिसका इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एवरेज पॉइंट पर गेम पे पड़ेगा। उसको क्या है? आवर्स स्पेंट स्ट्रेचिंग, यानी कि आपने कितने घंटे स्ट्रेचिंग की है। तो स्ट्रेचिंग का भी इम्पैक्ट क्या पड़ता है? एवरेज पॉइंट पर गेम पे पड़ता है। यानी कि स्पेंट ट्रेनिंग, आवर्स स्पेंट ट्रेनिंग, इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा वेरिएबल होता है जो कि आवर्स स्पेंट स्ट्रेचिंग, इसका भी इम्पैक्ट जो है एवरेज पॉइंट पर गेम पे पड़ता है। तो इस वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? एक्सट्रेनियस वेरिएबल, यानी कि एनी फैक्टर दैट अफेक्ट एक्सपेरिमेंट्स डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसको हम कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे दो टर्म आपको और देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। ट्रीटमेंट ग्रुप क्या होता है? ट्रीटमेंट ग्रुप आर द सेट्स ऑफ पार्टिसिपेंट इन अ रिसर्च स्टडी दैट आर एक्सपोज टू सम मैनिपुलेशन और इंटेंशनल चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। तो ट्रीटमेंट ग्रुप जैसा कि हमने बताया था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो ट्रीटमेंट ग्रुप क्या हो गया कि क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, यानी कि उनको सपोज कि हम जानना चाहते हैं कि एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट जो है कस्टमर डिमांड पे क्या पड़ रहा है। तो जो हमने दो ग्रुप बनाए थे तो उसमें एक ग्रुप को हमने एडवर्टीजमेंट दिखाया, तो एडवर्टीजमेंट क्या हो गया? वो ट्रीटमेंट हो गया। क्लियर? तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या ट्रीटमेंट ग्रुप कहते हैं। द ट्रीटमेंट ग्रुप ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव द ट्रीटमेंट हुज इफेक्ट द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन। यानी कि हमको ये जानना है कि एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट कस्टमर डिमांड पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो हमने जिस ग्रुप पे एडवर्टीजमेंट दिखाया वो चीज़ क्या है? वही तो हमारा इंटरेस्ट था, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रीटमेंट ग्रुप कहते हैं। वहीं पे जो दूसरा ग्रुप था जिसको हमने एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाया उसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। कंट्रोल ग्रुप रिसीव्स आइदर नो ट्रीटमेंट ए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हुज इफेक्ट इज ऑलरेडी नॉन। यानी कि या तो उसको हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे या फिर कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रहेगा जिसका इफेक्ट हमें पहले से ही पता होता है। क्लियर? तो ट्रीटमेंट ग्रुप जिसको एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है, जिस पे एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और कंट्रोल ग्रुप जिस पर कोई भी हम जो है ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, कोई भी जो है हम उसमें चेंजेस नहीं लाते हैं। क्लियर? तो दैट इज ट्रीटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।